अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है नादिर शाह की खौफनाक कहानी, एपिसोड 7। उस कोठी से थोड़े फासले पर बरगद का एक चौड़े तने वाला दरख्त था। ना जाने क्या सोचकर मैं इस दरख्त के पास रुक गया। यहाँ से मैं इस कोठी का पूरी तरह जायजा ले सकता था। अगर मैं इसी जगह को अपना मस्कन बना लूँ तो यहाँ से मैं धोमा चमार पर निगाह रख सकता था। अभी तक ये बात मेरे जहन में वाजे नहीं थी कि मैं उससे दुश्मनी पर क्यों आमादा हो गया हूँ। बस दिल में ख्याल था कि धोमा भी मेरे रास्ते की रुकावट बना है। बहरहाल वहां बैठकर मैं ना जाने क्या क्या सोचता रहा। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि एक हिंदू औरत हाथों में मिठाई का दोना लिए हुए आई। मुझे देखा, ठिठक गई। दोना आहिस्ता से बरगद के दरख्त के पास रखा और हाथ जोड़कर ना जाने क्या क्या बुदबुदाती रही और इसके बाद वापस चली गई। गोया ये मिठाई मेरे हवाले की गई थी। बदअकीदा लोग किस तरह इंसान को देवता बना देती हैं। मैं अपनी आंखों से ये देख रहा था। मैं मामूली सा इंसान जो कुछ भी नहीं था, जो एक भिखारी की हैसियत से जिंदगी बसर कर रहा था। अगर थोड़ी सी कोशिश करता और लोगों को बेवकूफ़ बनाने के गुर सीख लेता तो ये बदअकीदा लोग मेरी पूजा करने लगते। लेकिन मेरा दिल नहीं चाहता था। भटके हुए इंसानों को मजीद भटकाना इंसानियत की तजलील है। लेकिन धोमा जैसे लोग, ना जाने कितना वक्त यहाँ गुजर गया। दोपहर हो गई, किसी ने मेरी जानिब कोई तवज्जो नहीं दी। दोपहर के बाद शाम, मिठाई का दोना उसी तरह रखा हुआ था। मुझे भूख लगी तो मैंने सोचा कि अब जो कुछ मेरे सामने है क्यों ना मैं इससे पेट की आग बुझाऊं। थोड़ी सी मिठाई खाई और उसके बाद इधर उधर देखने लगा। बरगद के दरख्त के अकब में एक कुत्ता आ गया। मैंने मिठाई का वो दूना उसके सामने रख दिया। कुत्ते ने मोहब्बत भरी नजरों से मुझे देखा, देखता रहा, दुम हिलाता रहा और फिर दूने में मुंह डाल दिया। इसके बाद सारी मिठाई चट कर गया था। चलो, उसका ही काम बन गया, मैंने दिल में सोचा। रात के तकरीबन 7:30 या 8 बजे का वक्त होगा जब वही कार जिसमें मैंने कमलवती को जाते हुए देखा था दोबारा वापस आई और गेट पर खड़ी हो गई। फिर मैंने धोमा चमार को बाहर निकलते हुए देखा। वो कार में बैठकर चला गया था। क्या करना चाहिए मुझे, किस तरह इसको अपने इंतकाम का निशाना बनाऊं, बहुत वक्त तक सोचता रहा। फिर दिल में एक मुजरिमाना ख्याल उभरा। मैं अपनी जगह से उठा और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उस खूबसूरत इमारत के गिर्द चक्कर लगाने लगा। मुझे किसी ऐसी जगह की तलाश थी जहां से मैं इस इमारत में दाखिल हो सकूं। इमारत के अकब में एक और दरख्त नजर आया जिसकी शाखें फैली हुई थी। दरख्त इमारत के बैरूनी हिस्से में था, लेकिन शाखें इमारत के हाथे की दीवार को अबूर करके अंदर तक जाती थी। ये एक अच्छी जगह है, मैंने सोचा और इसके बाद दरख्त पर चढ़ने लगा। दरख्त की एक शाख पर पहुंचने के बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता आगे सफ़र किया और फिर शाख के इंतहाई सिरे पर जा बैठा। नीचे का मंजर देखा। इमारत अहाते के दरमियान में थी। ये जगह बिल्कुल खाली थी, कोई इंसान यहाँ मौजूद नहीं था। मुझे काफ़ी नीचे कूदना पड़ता। मैं इंतज़ार करता रहा। फिर रात के तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे का वक्त होगा। मैं उसी शाख पर बैठा हुआ अंदर का जायजा ले रहा था। यहाँ तक कि मैं बैठे बैठे थक गया। मैंने सोचा कि कोई जगह तलाश करनी चाहिए। चुनाचे मैं शाख से नीचे कूद गया। पैरों में अच्छी खासी चोट लगी थी। बदन में भी अब वो जान नहीं रही थी जो पहले कभी थी। चंद लम्हात अपने पाँव की चोटों को सहलाता रहा और इसके बाद वहां से आगे बढ़कर इमारत के अकबी हिस्से में पहुंच गया। फिर मुझे एक ऐसी जगह की तलाश में कोई दिक्कत नहीं हुई जहां से मैं इमारत में दाखिल हो सकता। बगली सिमते के बरामदे जैसी जगह थी। उसके नीचे सीढ़ियां बनी हुई थी। इन सीढ़ियों से गुजरकर मैं बरामदे में दाखिल हुआ और वहां से आगे बढ़कर इस इमारत में जो धोमा की रिहाइशगाह थी। इमारत में शायद बहुत कम लोग थे। धोमा यहाँ ऐशो इशरत की जिंदगी बसर कर रहा था। बच्चों वाला तो वो था नहीं, बस यूं ही अयाशी की जिंदगी बसर कर रहा था। काले जादू का ये माहिर किस तरह इंसानों पर अपना वकार कायम किए हुए है। लेकिन मैं ये सब कुछ खत्म कर दूंगा, सब कुछ खत्म कर दूंगा। आगे बढ़कर मैं राहदारी में आ गया और फिर मुख्तलिफ कमरों में झांकने लगा। बहुत से कमरों में मैंने मध्यम रोशनी की झलक देखी। यहाँ शानदार बिस्तर पड़ा हुआ था और ऐसी बहुत सी चीजें थीं जिन्हें देखकर यह एहसास होता था कि धोमा की ख्वाबगाह होगी। वाह रे तेरी ये शान, मैंने दिल ही दिल में सोचा और फिर दरवाज़ा खोलकर इस कमरे में अंदर दाखिल हो गया। मैंने इधर उधर देखा और कमरे का पूरी तरह जायजा ले लिया। शराब की बोतलें और ऐसी दूसरी बहुत सी चीज़ें जिनसे अंदाज़ा होता था कि धोमा एक अय्याश आदमी है। फिर मुझे बाहर की आहटें सुनाई दी और मैं फ़ौरन उस अजीम शान मसहरी के नीचे रिंग गया। यहाँ से मैं बाहर का जायजा ले रहा था। दरवाज़ा खुला और जो कदम मुझे नजर आए उन्हें देखकर मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि धोमा के अलावा और कोई नहीं हो सकता। धोमा अंदर आ गया। पूरा दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया गया और फिर इसके बाद एक अलमारी के पास पहुंचकर उसने शायद अपना रात का पहनने का लिबास निकाला। वह तन्हा ही था, इसका मतलब है कि कमलवती को छोड़ आया है। यह अच्छी बात थी। इस वक्त किसी गैर की मौजूदगी मेरे और उसके दरमियान मुश्किल का बायस बन सकती थी। मैं खामोशी से अपनी जगह सांस रोक के लेटा इंतजार करता रहा। धोमा ने एक जगह से शराब के बर्तन निकालकर टेबल पर रखे। ये सेंटर टेबल मेरी निगाहों के सामने ही थी। वो सोफे पर बैठ गया। इसके बाद उसने अपने लिए गिलास में शराब उंडेल ली। शराब का पहला घूंट पीने के बाद उसने गिलास नीचे रखा और इसके बाद यूं महसूस हुआ जैसे वो एकदम साकित हो गया हो।
कुछ लम्हे वो साकित रहा। मैं सोच रहा था कि जब वो मसहरी पर लेट जाएगा तब मैं यहाँ से बाहर निकलकर इसे अपना हिसाब किताब तय कर लूँगा। लेकिन कुछ ही लम्हों के बाद मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दी, जो कोई भी हो मसहरी के नीचे से बाहर निकलो। मैं समझ गया था कि ये अल्फाज मुझसे मुखातिब होकर कहे गए हैं। उसके चौंकने के अंदाज को देखते ही मुझे यह अंदाज़ा हो गया था कि उसे कोई शुबा हो गया है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से सांस रोके लेटा रहा। तो धोमा ने फिर कहा, जो कोई भी हो मसहरी के नीचे से बाहर निकलो, समझ रहे हो ना मेरी बात? वरना इसके बाद जो कुछ होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। मैं देर तक कुछ सोचता रहा। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह छोड़ी और मसहरी के नीचे से निकलकर सीधा खड़ा हो गया। धोमा मुझे ताज्जुब भरी नज़रों से देख रहा था। फिर उसने कहा, तुम्हारी शक्ल इतनी जानी पहचानी लगती है, चोर तो नहीं हो सकते तुम? अगर चोर हो तो इस मसहरी के नीचे छुपे हुए क्या कर रहे थे? मैं खामोश खड़ा रहा। तब धोमा ने फिर कहा, कौन हो तुम, यहाँ क्यों आए थे? मैं अब भी साकित रहा तो अचानक ही वो उछल पड़ा। ओहो, पहचान लिया मैंने तुम्हें। अरे तो वही मुसला है ना जो उस बावले राजबंसी से मेरे लिए मूठ पड़वा कर लाया था। अरे तो देख क्या तकदीर है मेरी। मुझे तेरी तलाश थी, समझा? तेरी तलाश थी मुझे, और सोच रहा था कि किस तरह तुझे ढूंढूं। कहाँ मिलेगा तू मगर? वो कहका मारकर हंस पड़ा। फिर उसने कहा, आजा, बैठ मेरे साथ, ले ये पी। मगर तेरा ये हाल क्या हो गया है? तूने तो बिल्कुल फकीरों जैसा उलिया बना रखा है। आजा बैठ जा। तू भी क्या याद करेगा कि धोमा सिर से वास्ता पड़ा था, जो दुश्मनों के साथ भी दोस्तों जैसा सलूक करता है। बैठ जा, सामने बैठ जा। सुनता नहीं है, मैं कहता हूँ बैठ जा। धोमा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे बाउले, क्या कह रहा है तू? दीवाना हुआ है? बैठ जा, देख बैठ जा। हम अच्छे मूड में हैं, हमारा मूड खराब मत कर। तू ना पिद्दी है ना पिद्दी का शोरबा। क्या करेगा बोल? हमारा क्या करना चाहता है? कत्ल कर दूंगा तुझे धोमा। अच्छा तो कर दे भाई कत्ल। अगर तू इतना ही शक्तिमान है तो मार दे हमें। असल में तू समझता नहीं है बात को। क्या है हम, ये तेरी समझ में नहीं आ सकता। समझ रहा है तू? इसी जगह खड़े खड़े राख का ढेर बनकर जमीन पर इकट्ठा हो जाएगा, समझा? देख ले, अपने चारों तरफ देख ले। इन लोगों की मौजूदगी में तू हमें मार सकता है। उसके नल्फाज पर मैंने चौंक कर पीछे देखा और मेरे रोंगटे दहशत से खड़े हो गए। वो 5 आदमी थे, लेकिन आदमी थे भी या नहीं? उनकी गर्दनें पीछे को मुड़ी हुई थी, यानी पुश्त सामने थी, और इसके ऊपर उनके चेहरे के नकूश थे। हाथ पांव छोटे छोटे और अजीब अंदाज के थे। हर हाथ की 10-10 उंगलियां थीं और उनके चेहरे इस कदर भयानक थे कि देखकर इंसान का सांस बंद होने लगे। उनकी आंखें बिल्कुल गोल और आम आंखों से बिल्कुल मुख्तलिफ थीं। हैरत की बात यह थी कि आंखें उनकी पेशानी पर टिकी हुई थीं। उनके होंठ इस तरह सुर्ख थे जैसे इंसानी खून पी कर आ रहे हों। वो सब इस तरह मुंतजिर खड़े हुए थे जैसे धोमा उन्हें इशारा करेगा तो मुझ पर टूट पड़ेंगे। उन्हें देखकर मेरी हालत खराब हो गई। धोमा का कहका सुनकर मैं उसकी जानिब पलटा तो उसने कहा, बैठ जा, चले जाएंगे ये। हम तो सिर्फ तुझे यही दिखा रहे थे कि हमें मारने का तसव्वुर कितना मज़का खेज है। चल, ये सामने जो कुर्सी पड़ी है इस पर बैठ जा। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे पैरों की जान निकल रही हो। बमुश्किल तमाम चंद कदम आगे बढ़ा और कुर्सी पर बैठ गया। ठीक है, तुम जाओ, धोमा ने हाथ उठाकर कहा, और एक लम्हे में वो पांचों के पांचों मेरी निगाहों से ओझल हो गए। मैं दिल में यह तस्लीम के बगैर न रह सका कि धोमा सचमुच एक बदकार जादूगर है। उसने एक गिलास में शराब उंडेली और मेरी तरफ बढ़ाता हुआ बोला, ले पी ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा, पी ले। नहीं। अरे हाँ, हराम है ना ये तो। मुसला है ना तू, मुसला है। हराम चीज क्यों खाएगा या पिएगा? चल तेरी मर्जी, बैठ जा, देखेंगे तेरा दीन धर्म भी हैं। आधा मुसलमान आधा कुछ नहीं। बात करता है शराब ना पीने की और हरकतें जो करता है वो अलग। चल तेरी मर्जी भाई। अच्छा ये बता, हमारे पास क्यों आ मरा है? हमने क्या बिगाड़ा था तेरा? बात कर, इत्मीनान से बात कर, कुछ नहीं कहेंगे हम तुझे। अरे मरे हुए को क्या मारेंगे हम? हमारी शक्ति के आगे तेरी हैसियत ही क्या है? तूने जो कुछ किया था पता नहीं क्यों किया था। हमने तो सोचा भी नहीं तेरे जाने के बाद। हाँ, उस राजबंसी को हमने ठीक कर दिया था। मर गया ससुरा, मर गया, राग का ढेर हो गया। बड़ा शक्तिमान बना फिरता था, साधु महाराज, संत राजबंसी। उसने तंजिया अंदाज में कहा और उसका एक एक लफ्ज मेरे कानों में जहर बनकर टपक रहा था। फिर उसने कहा, देख अब आराम से बैठ, हमसे बात कर, कुछ ले कुछ दे। संसार में सारा काम ही लेन देन से चलता है। पर एक बात कहे देते हैं तुझसे कि तेरे मन में हमारे लिए कोई भी खोट आई तो अब इसका जिम्मेदार तो खुद होगा। जो होगा वो तेरी समझ से बाहर होगा, इसलिए इत्मीनान से बैठकर हमसे बात कर। मैं गहरी गहरी सांस लेने लगा। बैठेगा नहीं? उसने कहा और मैं बैठ गया। क्या ख्याल है? अभी तेरे मन में हमारे लिए क्रोध है? मुझसे ये सवाल मत कर। इसका मतलब यह है कि क्रोध है। ये तुझसे एक सवाल करते हैं हम, जवाब देगा हमें? क्या सवाल है? हमें बताएगा तू कि तेरी हमारी क्या दुश्मनी है? अजीब टेढ़ा सवाल था। मेरे पास वाकई इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा, धोमा से वाकई मेरी क्या दुश्मनी है? मोंगा ने मुझे इसकी निशानदेही की थी। वो मोंगा को कब्जे में करना चाहता था। फिर राजबंसी का मामला भी बीच में आया।
मैंने तो उस अमल की तकमील के लिए इस दुश्मनी का आगाज किया था। बराह रास्त धोमा से मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। वो ताकतवर साबित हुआ, उसके दुश्मन ने उसे हलाक करने की कोशिश की थी, दुश्मन नाकाम रहा और वो कामयाब हो गया। ये तो होना था, दोनों में से एक को नाकाम होना था, लेकिन मेरी उससे दुश्मनी का क्या जवाब बनता है? मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। मैं बगलें झांकने लगा तो उसने कहा, जवाब नहीं दिया तुमने। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, मगर तूने दुश्मनी की। हाँ की। इसकी वजह क्या थी? मोंगा। तुम मोंगा को कब्जे में करना चाहते थे। सुन, जब तूने मोंगा को कब्जे में करने की कोशिश की थी तो क्या मैं तेरे रास्ते में आया था? नहीं। ना ही मैं तुझे जानता था। हाँ, तू नहीं जानता था और तू मुझे नहीं जानता था। मैं मानता हूं इस बात को। मैंने तेरा कोई रास्ता नहीं रोका, तू मेरा रास्ता रोकने के लिए आया। मैंने अपना बचाव किया। बोल, मैं झूठ बोल रहा हूं? नहीं। तो फिर मेरी तेरी तो कोई जाती दुश्मनी थी ही नहीं। इसके बावजूद तूने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। हाँ, ऐसा हुआ है। तो फिर मेरा तो इसमें कोई दोष नहीं है। अब बोल, क्या कहता है इस बारे में? मेरा ख्याल है तुम ठीक कहते हो। ठीक कहता हूं ना? तो फिर एक बेकार दुश्मनी को क्यों ना खत्म कर लिया जाए? हाँ, खत्म होना चाहिए इस दुश्मनी को। यह अच्छी बात है कि तेरे मन में यह ख्याल पैदा हुआ, इसलिए मैं कह रहा था कि थोड़ी देर मेरे पास बैठ, मुझसे बात कर, कुछ सोच, कुछ अक्ल की बातें भी कर ले। शायद तुम ठीक कहते हो धोमा, मैंने कहा। तो फिर क्या इरादा है तेरा? नहीं, मेरा ख्याल है मैं तुम्हारे पीछे गलत पड़ा हुआ हूं। कोई बात नहीं, तू तो वार कर चुका है और अब मेरी बारी है। तेरा क्या ख्याल है? तूने मुझे नुकसान पहुंचाने की जो कोशिश किया, इसके बाद क्या मैं तुझे छोड़ दूंगा? यह तुम्हारी मर्जी है धोमा, मैं तुझसे रहम की भीख नहीं मांगता। ठीक है, भीख ना मांग, पर मैं तेरे साथ रहम करना चाहता हूं। क्या करोगे तुम मेरे साथ? ये जीवन जो तू गुजार रहा है, क्या आईने में शक्ल देखी अपनी? हड्डियों की माला बनकर रह गया है। क्या तेरा मन नहीं चाहता कि तू आराम से जीवन बसर करे? चाहता है। वो सब पाले जिसकी तेरे मन में आरजू है। क्या तुम जानते हो मेरे मन में क्या आरजू है? अरे नहीं रे, अब इतने शक्तिमान नहीं है हम कि मन की बातें जान लें। बहरहाल मेरे दिल में जो कुछ है उसका हसूल यूं समझ लो मेरी जिंदगी है। ठीक है, तो अब तू यूं कर, हमारे साथ रहना शुरू कर दे। तुम्हारे साथ? हाँ, एक सवाल करना चाहता हूं तुमसे। कर कर, जब हमने तुझसे सवालात किए हैं तो इसका अधिकार तुझे भी है कि तू हमसे सवाल कर। धोमा, मोंगा का क्या हुआ? मैंने सवाल किया और धोमा चौंक कर मुझे देखने लगा। अब भी तुझ पर मोंगा सवार है? नहीं, मैं उसे अपने सर से उतारना चाहता हूं। सच कहता है? हाँ, मुझे उसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और शायद तुम्हें इस बात का इल्म भी हो कि मैं उसे हासिल नहीं करना चाहता। बस एक ज़बरदस्ती का जाप मुझे दिया गया था जो मेरी आरजू नहीं थी। बस यूं समझ लो कि मैं तो इस चक्कर में फंस गया था। बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा है रे। और इसके बाद वो जाप अधूरा रह गया। हाँ, वो जाप अधूरा रह गया, लेकिन मोंगा की मुसीबत ही आ गई। वो आसानी से पूरा नहीं हो सकता, उसका बाकी जाप तू ही पूरा कर सकता है। ये अलग बात है कि वो जाप पूरा करने के बाद तू मोंगा को अपने जाप से आज़ाद कर दे। फिर कोई भी मोंगा को अपने कब्जे में करने की कोशिश कर सकता है, या फिर यह भी हो सकता है कि मोंगा खुद ही फरार हो जाए। मगर जाप तुझे ही करना होगा। गोया तुम मुझे वो जाप बताओगे? पागल, मैं नहीं बता सकता तुझे वो जाप। तो फिर इसके लिए मैं तुझे बता दूंगा कि तुझे क्या करना है। बड़ी अजीब कहानी है और ये मामूली बात नहीं है। वो जाप तुझे वही बताएगा जिसने तुझे जाप के 2 हिस्से बताए थे। लेकिन हाँ, तू यही कहेगा ना कि वो मर चुका है? हाँ, कोई चिंता की बात नहीं। मैं तुझे बताऊंगा कि तू ये जाप कैसे मालूम करेगा, लेकिन अभी नहीं। पहले तुझे मेरे और बहुत से भी काम करने होंगे, ऐसे काम जो मैं नहीं कर सकता। कैसे काम? कुछ दुश्मनियां हैं मेरी, ऐसी दुश्मनियां हैं जो बड़ी अजीबोगरीब हैं, और कुछ ऐसे लोगों से जिन्हें मैं हलाक करना चाहता हूं, लेकिन अपने हाथों से नहीं। तो फिर तू उन्हें हलाक करेगा? मैं? हाँ, तू। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। क्यों? मैं किसी को नहीं मार सकता। क्यों बकवास करता है रे? देख, तूने 2 इंसान मारे हैं। ये अलग बात है कि उस वक्त तेरे सर पर मोंगा सवार था, लेकिन अब तेरे ऊपर कोई सवारी नहीं होगी। तू जितना ऐश करेगा उसका अंदाजा तुझे नहीं हो सकता। अब इन 2 कत्ल के बाद तू कातिल तो है। किसी भी वक्त तेरी निशानदेही पुलिस को की जा सकती है और पुलिस तुझे गिरफ्तार कर लेगी। कातिल तो तू बन चुका है, 2 कत्ल कर दिए हैं तूने। अब अगर 4-6 कत्ल और कर देगा तो तेरा क्या चला जाएगा। लेकिन मैं कातिल नहीं बनना चाहता। कातिल तो तू बन चुका है रे, अब इससे भागने से क्या फायदा। मैं कल तुझे पुलिस के हाथों में दे सकता हूं और पुलिस तुझे मुकदमा चलाकर फांसी दे देगी। सीधी सी बात है। तो फांसी से बचने के लिए अच्छा तरीका यह है कि मेरे साथ काम कर। धोमा, देख, मान ले मेरी बात, मैंने तुझे धोखे में नहीं रखा। अगर मैं चाहता तो तुझे धोखे में रखकर तुझे बहुत से काम ले सकता था, लेकिन मैंने तय कर लिया था कि तुझे धोखे में नहीं रखूंगा। तो फिर अब मुझे बता, मैं क्या करूं? मेरा दास बन जा। धोमा, हाँ, मेरा दास बन जा, इसके अलावा कुछ नहीं। तुझे मेरी ये बात माननी ही पड़ेगी। क्या ये जरूरी है धोमा?
हाँ, ये ज़रूरी है, वरना इसके सिवा संसार में तुझे और कोई अच्छा जीवन मिल सकता है तो जा अपने आप को तलाश कर। अच्छा जीवन मिल जाए तो अच्छे जीवन के साथ रहना, मैं तेरा रास्ता नहीं काटूंगा, और अगर ना मिले तो फिर मेरे पास आ जाना, मैं तुझसे यही बात कहूंगा। मुझे सोचने का मौका दे सकती हो? एक रात, सिर्फ एक रात। ठीक है, तब फिर मैं कल सुबह तुम्हें अपने इरादे से आगाह कर दूंगा। जा आराम कर, उसने कहा और जोर से ताली बजाई। न जाने कहां से दो आदमी बाहर निकल आए और उन्होंने धोमा के सामने गर्दन झुका दी। जाओ, इन्हें बड़े कमरे में ले जाओ, आराम से रखना और कोई परेशानी ना होने देना। खूब खिलाना पिलाना, जो इनका मन चाहे इन्हें देना। और सुनो नादिर, कल दोपहर को 1 बजे मेरे पास इसी कमरे में आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैंने गर्दन हिला दी और इसके बाद मैं धोमा के पास से उठ गया। वो दोनों मुझे लेकर एक कमरे में आ गए। कमरा वाकई शानदार तरीके से सजा हुआ था, लेकिन मेरा दिमाग फोड़े की तरह दुख रहा था। वो लोग तो मुझे यहाँ छोड़कर चले गए और मैं उस आरामदेह और कीमती बिस्तर पर लेटकर ये सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। एक तरफ बुराई फूलों के हार लिए हुए खड़ी थी और दूसरी तरफ ना जाने क्या था, मुझे इसका इल्म नहीं। ना जाने कब तक इन सारी बातों को सोचता रहा। दिलो दिमाग की कैफियत अजीब सी हो गई थी। धोमा की बातों ने मेरे दिलो दिमाग को हिजान में मुब्तला कर दिया था। बुराई अपनाऊं या अच्छाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे कल तक अपने इरादे से आगाह भी करना था। ना जाने मेरी किस्मत मुझे कहाँ ले जाने वाली थी। इसके बाद मुझे गहरी नींद आ गई। दूसरे दिन भी मेरे पास वक्त था। इस दौरान मैं ज़मीर से जंग लड़ता रहा। अलगर्ज दोपहर को जब धोमा के सामने पहुंचा तो दिलो दिमाग को जिस तरह भी मुमकिन हो सका था आने वाले वक्त के लिए तैयार कर चुका था। धोमा ने मेरा चेहरा देखा और इसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। भगवान की सौगंध, कितना सुंदर जवान है तू। अगर तेरा हुलिया दुरुस्त कर दिया जाए, तेरी तराश खराश कर दी जाए, तो देखने वाले एक नज़र देखकर तुझे देखते ही रह जाएंगे। पर क्या बना रखा है खुद को? अरे पापी, इस संसार में शक्ति ही सब कुछ होती है। जिसके पास शक्ति है वो ऐश करता है, और जिसके पास शक्ति नहीं है, समझ ले, वह जमीन पर राख बनकर बिछा रहता है, सिर्फ इसलिए कि दूसरों के कदम उसे रौंदते हुए गुजर जाएं। कहाँ मौका मिलता है इंसानों को शक्ति हासिल करने का, और जिसे मौका मिलता है वो समझ नहीं पाता। कैसे समझाएं तुझे कि तेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा? धोमा, मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले अगर तू मेरी बात मानने के लिए तैयार है तो धोमा कहने की बजाय मुझे गुरुजी कहा कर। मैंने एक ठंडी सांस ली और आहिस्ता से बोला, ठीक है गुरुजी, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ। धोखा दे रहा है मुझे? धोमा ने नाकाबिल यकीन निगाहों से मुझे देखकर कहा और मेरी आंखें सुर्ख हो गईं। देखो गुरुजी, दूसरी बार तुम्हें गुरुजी कह रहा हूँ। तुम्हारे हुक्म के मुताबिक जब मैं अपने आप को इस काम के लिए तैयार कर चुका हूँ तो तुम मुझ पर शक की नज़र मत डालो। ऐसा करने से मेरा जहन फिर खराब हो जाएगा। मगर ठहर, 1 मिनट रुक जा, अभी पता चल जाएगा, उसने कहा और फिर इसके बाद वो अपनी जगह से उठ गया। फिर स्याह रंग का एक पत्थर का टुकड़ा लेकर वह मेरे सामने पहुंचा और नीचे रखते हुए बोला, सुन ले, पहले यह ना कहना कि मैंने धोखे से तुझे मार दिया। नहीं कहूंगा, बताओ। इस पत्थर पर हाथ रखकर तू मुझे 3री बार गुरुजी कहेगा। अगर तेरे मन में खोट होगा तो इस हाथ से हमेशा के लिए महरूम हो जाएगा। यह सूखकर गिर जाएगा 1 मिनट के अंदर अंदर, समझ रहा है? अगर तेरे मन में कोई खोट नहीं है तो तूने मन से ये बात मान लिया कि अगर मेरे लिए काम करेगा तो फिर यह समझ ले कि सब ठीक हो जाएगा। बोल, हाथ रखने को तैयार है? देख, जो फैसले मैंने किए हैं और जिन फैसलों के तहत मैं इस बात पर आमादा हुआ हूं कि तुम्हारी हर बात मानूं, उनमें कोई खोट नहीं। बाकी अगर मुस्तकबिल में मेरे दिल में कोई खोट पैदा हो जाए तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मुस्तकबिल की बात छोड़ दे, अब की बात कर। लाओ। और उसने पत्थर मेरे सामने रख दिया। मैंने उस पर हाथ रखकर उसे गुरुजी कहा, लेकिन मेरा हाथ सही सलामत रहा, क्योंकि उस वक्त मैं वाकई बददिल होकर धोमा के साथ ताउन पर आमादा हो गया था। बस हटा ले हाथ, धोमा ने मुतमईन होकर कहा और मैंने हाथ हटा लिया। तब उसने अपना हाथ बुलंद करके मेरे सर पर रखते हुए कहा, हमने तुझे अपना चेला स्वीकार किया। ये बात तो यहाँ खत्म हो गई। अब ऐसा होगा नादिर कि बाद में बहुत से काम आएंगे जिनमें तेरा मन तुझे रोकेगा, पर मन की बात मत सुनना, हमारी बात सुनना। जो कुछ हम कह रहे हैं वो सुनना, समझ रहे हैं ना? ठीक है ना? ठीक है, अब सब कुछ ठीक है। तो फिर अपना हुलिया दुरुस्त कर ले, बुलाता हूं मैं, और इस संसार की सारी बेवकूफ़ियों से दूर हो जाना। अरे जवानी होती किस लिए? चंद रोज़ के लिए मिलती है। चंद रोज़ की इस जवानी में मनुष्य खेल खेल ले, अपने ऊपर कोई पाबंदी ना रखे। अच्छा ठीक है, छोड़ो अब इन बातों को, यहाँ से जा और जो कुछ दूसरे कहे मान लेना। मैं इस दौरान तुझे मिलूंगा नहीं। ठीक है? ठीक है गुरुजी, मैंने जवाब दिया। अच्छा लगता है तेरे मुंह से, बहुत अच्छा लगता है गुरुजी कहना। चल हट, भाग जाए यहाँ से, उसने प्यार भरे अंदाज में कहा। और उस वक्त एक शख्स अंदर दाखिल हुआ जिसे उसने बुलाया नहीं था। ले जाओ इसे, राज कराओ, समझे? राज कराओ, हम जब चाहेंगे इससे मिल लेंगे। फिर मैं वहां से निकल आया। वो शख्स मुझे वहां से लिए हुए आगे बढ़ा और फिर एक कार के करीब पहुंच गया। आइए महाराज, उसने कहा और मैं बगैर सोचे समझे कार में बैठ गया। उस शख्स ने स्टीयरिंग संभाल लिया था। कार जिस इलाके में रुकी वो बहुत ही खूबसूरत इलाका था। साथ ही समुंदर ठाठे मार रहा था और थोड़े फासले पर यह खूबसूरत मकान था जिसकी शानो शौकत देखने के काबिल थी।
पता नहीं किस तरह धोमा ने यहाँ मौजूद लोगों को मेरी आमद की इतला दे दी थी। जिन लोगों ने मेरा इस्तकबाल किया उनमें 3 मर्द थे और 2 लड़कियां। बड़ी चाहत से इन लोगों ने मेरा इस्तकबाल किया और मुझे अंदर ले गए। अंदर एक कमरे में ले जाने के बाद लड़के में से एक ने कहा, मेरा नाम सरन है और यह सीका है। ठीक, हम आपको चरणदेव कहेंगे, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं मानूंगा, मैंने अंदर से किसमिस आते हुए कहा। चरणदेव जी, अब आप सबसे पहले अपना चोला बदल लीजिए। मुझे जो लिबास पेश किया गया वो जदीद तराश का लिबास था और मैंने इसे पहनकर देखा तो वो मेरे बदन पर बिल्कुल फिट था। इसके बाद एक नई जिंदगी का आगाज हो गया। धोमा मुझे ना जाने क्या से क्या बना रहा था। उस वक्त मेरी हालत देखने के काबिल थी। आला तरीन खाना, सुबह को मुझे वर्जिश कराई जाती, साले समुंदर पर दूर तक दौड़ता और 2 इंस्ट्रक्टर मेरा साथ देते। फिर शानदार किस्म का घोड़ा मेरे लिए लाया गया और इसके बाद मैं घुड़सवारी करने लगा। समुद्र में तैरना, घुड़सवारी करना, वॉक करना, बेहतरीन ग़िज़ा, बेहतरीन लिबास, इसके बाद सैरो स्याह। दर हकीकत इंसान को सब कुछ मिल जाए तो शक्ल बदल ही जाती है और मेरी शक्ल जिस तरह बदली थी मैं खुद उस पर हैरान रह गया। चेहरे पर गोश्त हो गया, रंग इस तरह निखर आया जैसे चंदन में डुबोकर निकाल दिया गया हो। जैसे बचपन ही में मुझे खूबसूरत लड़का कहा जाता था, लेकिन बचपन जिस तरह गुजरा था उसमें तमाम खूबसूरती जलकर खाकस्तर हो गई थी। जिंदगी में पहली बार सही मायनों में मुझे आज की जिंदगी गुजारने का मौका मिला तो मेरी कैफियत ही बदलती जा रही थी। तकरीबन 4 या 5 महीने मुझे इसी तरह गुजारने पड़े और इन 4 या 5 माह में एक दिन भी कोफ्त का दिन नहीं गुजरा। वो दोनों लड़कियां हर तरह से मेरी देखभाल करती थीं, लेकिन जब इंसान बुराई को कबूल कर लेता है तो उसे हर बुराई हीच महसूस होने लगती है और ऐसा ही हो रहा था। चुनाचे मैंने अपने ज़मीर को तो सुला ही दिया था, इसलिए इसके बाद कोई दिक्कत नहीं रह जाती थी। आईने में खुद को देखता तो हैरान रह जाता। अब मैं इस ऐशो इशरत का आदी हो गया था। बाहर की दुनिया में भी मेरी शनाख्त कराई जा रही थी। अब बहुत बड़े बड़े लोग मेरे दोस्त बन गए थे। मैं उन्हें अपनी इस कोठी पर दावत देता और कोठी में अच्छा खासा जश्न बरपा हो जाता। चरणदेव की हैसियत से मैं बहुत मशहूर हो गया और अपना नाम भूलता जा रहा था। ऐशो इशरत की जिंदगी ना जाने क्या क्या कुछ भुला देती है। मैं भी बहुत कुछ भूलता जा रहा था। अब दुनिया मुझे इतनी बुरी नहीं लग रही थी। सोचना ही छोड़ दिया था कि मैं किसके शाने पर बैठकर जिंदगी गुजार रहा हूं। इस दौरान मेरे बहुत से दोस्त बन गए थे। उनमें मुख्तलिफ किस्म के लोग थे। कुछ ऐसे अयाश तबा नौजवान जो अपने माँ बाप की दौलत पर ऐश कर रहे थे। गोविंद भी उन्हीं में से एक था। अच्छी शक्ल सूरत का मालिक, एक इंतहाई दौलतमंद शख्स का बेटा, जिसकी बहुत सी मिलें, फैक्ट्रियां और ना जाने क्या क्या कुछ था। असल में लोग मेरी वजाहत से मरूब हो जाते थे और मेरी कुर्बत के ख्वाहिशमंद होते थे। इस दौरान ऐसे भी बेशुमार वाक़यात हो चुके थे जो मेरे जहन में गुरूर बेदार कर देते थे। गोविंद उस दिन मुझे अपने साथ लेकर चल पड़ा। रास्ते में उसने कहा, चरण जी महाराज, आज मैं आपको एक ऐसी जगह ले जा रहा हूं जहां जाकर आपको खुशी होगी। बड़ी मुश्किल से यह रास्ता निकाला है। कहाँ ले जा रहे हो? चलेंगे तो पता चल जाएगा, उसने कहा। फिर हम एक हसीन कोठी में पहुंच गए और यहाँ हमारा इस्तकबाल जिन चंद हस्तियों ने किया उनमें एक ऐसी शनासा सूरत भी थी जिसे देखा तो मैंने एक आध बार ही था, लेकिन वह मुझे याद थी। चौकीदार ने एक बार मुझे बताया था कि वो लड़की जो धोमा सेठ की कार लेकर गई है एक अजीम अदाकार है और उसका बड़ा नाम है। कमलवती नाम बताया था उसने। उस वक्त कमलवती भी मेरे सामने थी। कुछ उम्र रसीदा अफराद उसके करीब मौजूद थे। उन सब ने हमारा पुरतफाक खैर मकदम किया। एक उम्र रसीदा शख्स ने आगे बढ़कर अपना तारुफ कराते हुए कहा, मेरा नाम वीर जी है और मैं फिल्म डायरेक्टर हूँ। बहुत से फिल्में बना चुका हूँ। कमलवती जी को तो आप जानते ही होंगे और गोविंद जी ने आपकी कुछ ऐसी तारीफें की थी कि हम सब आपसे मिलने के लिए बेचैन हो गए। वैसे इसमें कोई शक नहीं है कि गोविंद ने जो कुछ कहा था गलत नहीं कहा था। आप तो वाकई बड़े सुंदर हैं। ताज्जुब की बात है कि अब तक किसी की नज़र आप पर क्यों नहीं पड़ी। मैं हैरत से उसे देखने लगा। मैंने कहा, क्या मतलब? नज़र पड़ने से आपकी क्या मुराद है? आपको तो फिल्म में बहुत पहले आना चाहिए था। फिल्म में? हाँ, मुझे फिल्मों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं जानता हूँ बहुत से बड़े आदमी जब किसी जगह तक नहीं पहुँचते तो इसकी वजह यही होती है कि उन्हें इससे दिलचस्पी नहीं होती। लेकिन चरण जी, आपने बहुत जुल्म किया है बहुत से लोगों पर। पता नहीं आप क्या कहना चाहते हैं। वो मैं अब बताता हूँ तुम्हें। कमल जी, आप कुछ नहीं बता रही। इस बार गोविंद ने कमलवती की तरफ देखा। वो सहरज़दा सी मुझे देख रही थी और उसकी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों में हैरत के नकूश थे। अचानक वो चौंकी और उसने आगे बढ़कर कहा, वाकई चरण जी, आप कहाँ छुपे हुए थे? आप लोग पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। अरे अब तुम सब लोग यहीं खड़े रहोगे या अंदर भी चलोगे? जिस ड्राइंग रूम में हमें ले जाया गया वो खूबसूरत तरीके से सजा हुआ था। मेरी इतनी पजीराई की जा रही थी कि मैं हैरान था। वो लोग मेरे हुस्न जमाल की तारीफें कर रहे थे और सबसे बड़ी तारीफ कमलवती की आंखों में मेरे लिए थी। हाँ तो जनाब चरणदेव जी, असल में गोविंद जी ने आपसे तारुफ कराया था। हम लोगों को एक नई फिल्म के लिए बहुत खूबसूरत हीरो की तलाश थी। गोविंद जी से हमारा ताल्लुक है। इन्होंने कहा है कि एक ऐसी शख्सियत है कि वो हमसे मिला सकती हैं।
जिसे देखकर हम हैरान रह जाएंगे। वैसे तो हम हंसे थे गोविंद जी की बात पर, लेकिन अब हमको अपनी हंसी पर शर्मिंदगी हो रही है। आप वाकई एक ऐसी शख्सियत के मालिक हैं कि आपको एक बार देखकर बार बार देखने को दिल चाहिए। मैंने हंसते हुए कहा, वीर जी आप एक तजुर्बेकार डायरेक्टर हैं। आप जिस अंदाज में मेरी तारीफ करें, लाख कोशिश के बावजूद मुझे उस पर शर्म आती जा रही है। वो लोग हंसने लगे। कमलवती भी हंसी थी, लेकिन वो कुछ खोई खोई सी थी। बहुत सी बातें होती रहीं। मुझे बाद में वीर जी का मकसद मालूम हुआ। वो अपनी फिल्म में मुझे लेना चाहते थे। मैंने हंसते हुए कहा, वीर जी मैं इस लाइन का आदमी नहीं हूँ। आपको मुझे अपनी फिल्म में लाकर मायूसी होगी। नहीं, हरगिज़ नहीं। अगर आप इस पर आमादा हो जाएं तो यूं समझ लीजिए कि हमारी तकदीर चमक जाएगी। वो तो ठीक है, लेकिन आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं फिल्म में काम करने पर आमादा हो जाऊंगा? पहली बात यह कि मुझे अदाकारी नहीं आती। दूसरी बात यह कि मैंने कभी इस बारे में सोचा भी नहीं। ये दोनों काम कमलवती जी आपसे लेंगी। मतलब यह कि अब मामलात कमलवती जी के हाथों में है। आप जैसा पसंद करें कमल जी। नहीं, चरण देव जी को इनकी मर्जी के खिलाफ मजबूर तो नहीं किया जा सकता। अलबत्ता मैं इन्हें आमादा करने की कोशिश करूंगी। आप यकीन करें कमलवती जी, मैं अदाकारी जानता ही नहीं हूं। अदाकारी तो खुद ब खुद आ जाती है, बल्कि कभी कभी अदाकारी नहीं होती, हकीकत होती है, कमलवती ने कहा। उस लड़की या औरत के बारे में सही तौर पर यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि उसकी उम्र कितनी होगी। मैं उसे धोमा के साथ देख चुका था और चौकीदार ने मुझे उसके बारे में तमाम तफसीलात बताई थी, लेकिन आज इसे करीब से देखने के बाद यह अंदाजा हो रहा था कि यह उम्र खाई हुई औरत है, लेकिन बेहद हसीन, बेहद चालाकी उसकी आंखों से टपकती थी। बहरहाल ये मुलाकात हो गई। वापसी में गोविंद ने मुझसे कहा, तुमने एक ऐसी शख्सियत की तवज्जो पाली है जिसकी तवज्जो पाने के लिए मुल्क भर में ना जाने कितने नौजवान अपना सर धनते होंगे। मगर गोविंद, मुझे इन तमाम बातों से दिलचस्पी नहीं है। यार बस बात हुई थी एक बार तो मैंने तुम्हारा तज़किरा कर दिया। वीर जी बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। किसी के सर पर हाथ रख देते हैं तो समझ लो उसके सर पर हुमा बैठ जाती है। लानत भेजो यार, किस चक्कर में डाल दिया तुमने मुझे। लेकिन जिस चक्कर में गोविंद ने मुझे डाला था वो एक बहुत ही लंबा चक्कर था, और इसके पीछे ना जाने कौन कौन से अवामिल कार फरमा थे। मैं अब इसी जिंदगी का आदी होता जा रहा था। ऐशो इशरत, दौलत, सब कुछ मुझे मुयस्सर था। माजी मेरे जहन से महव होता जा रहा था। फिर एक दिन बादल आसमान पर छाए हुए थे और मौसम कुछ ऐसा ही हो रहा था कि दिल में खुद ब खुद जोलानी पैदा हो जाए। ऐसे वक्त में एक खूबसूरत कार मेरी रिहाइश का पर आकर रुकी। मैं बरामदे में ही खड़ा हुआ मौसम की कजलाहटें देख रहा था। कार को देखकर मैं चौंक पड़ा। अजनबी कार थी, लेकिन इस कार से कमलवती नीचे उतरी थी, सफेद सिल्क की हसीन साड़ी में मलबूस, जिनके किनारों पर काली डोरी लगी हुई थी। बिल्कुल यूं महसूस हो रहा था जैसे बादलों की कजलाहटें यकजा होकर एक इंसानी शक्ल इख्तियार कर गई हूं। आज मैंने उसकी चाल की दिलकशी पर भी गौर किया। उसने मुझे देख लिया था और मुस्कुराती हुई मेरी जानिब आ रही थी। हेलो, उसने मेरे करीब पहुंचकर कहा। हेलो कमलवती, शुक्र है आपको मेरा नाम याद है। अरे हमारी मुलाकात को अभी दिन ही कितने गुजरे हैं, फिर भी मुझे तो यूं लगा जैसे आप मुझे भुला देने के माहिर हो। नहीं, आप आइए, मैंने खुश इखलाकी से कहा। छत के नीचे बैठना तो कुछ अजीब सा लगता है, और समुंदर आपसे ज्यादा दूर भी नहीं है। क्या आप समुंदर को नजरअंदाज कर देंगे? मतलब मैं आपके बारे में सोच रही थी। मैंने सोचा कि अगर आप तैयार हो गए तो आपको लेकर साहिल पर चलूंगी। बारिश हो गई तो आपका लिबास खराब हो जाएगा। लिबास? उसने अपनी साड़ी को देखते हुए कहा। हाँ, क्यों? क्या लिबास इतनी ही कीमती चीज होती है कि इसकी वजह से इंसान मौसम के हुस्न को नजरअंदाज कर दे? नहीं, ये बात नहीं है। तो फिर आइए प्लीज। मगर आप यहां आई हैं, बैठिए, कुछ खाएं पिएं तो सही मेरे साथ। देखिए, मैं जरा अजीबोगरीब फितरत की मालिक हूं। हालांकि आपने मुझे जरा भी घास नहीं डाली थी, लेकिन आप यूं समझ लीजिए कि मैं घास खाने की शौकीन हूं, उसने कहा और खुद ही अपने अल्फाज पर हंस पड़ी। अरे नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। घास ना डालने का क्या सवाल है। बस हमारी पहली ही तो मुलाकात हुई थी, इसीलिए मैंने सोचा कि दूसरी मुलाकात भी कर ली जाए। तो बात घास की हो रही थी। जी। कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे जरूर आप मुझे? हाँ, क्यों नहीं। और आपके यहाँ मुलाजिम भी हैं? हाँ हैं। तो फिर ऐसा क्यों ना करें कि आप उन मुलाजमों से कहें कि जो कुछ भी मुझे खिलाना पिलाना हो वो लेकर साले समुंदर पर आ जाए। फासला ज्यादा तो नहीं है, प्रोग्राम तो दिलचस्प है। तो फिर आइए ना, इंतजार किस बात का। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। आइए, मेरी गाड़ी में चले। आप मुलाजमों को हदायत कर दें। क्या खाना पसंद करेंगी आप? देखिए, अब यह गलत बात है। घास कैसी हो, घास ही होती है, वो बोली और मैं हंसने लगा। फिर मैंने वाकई मुलाजमों को बुलाकर कहा कि साहिल समुंदर पर खाने की कुछ उम्दा सी चीजें, मेजें, कुर्सियां वगैरह लेकर आ जाएं। ठीक है सरकार, मेरे मुलाजिम ने जवाब दिया। फिर मैं कमलवती के साथ कार में जा बैठा। कमलवती ने कार आगे बढ़ाने को हुक्म दिया और उसके ड्राइवर ने कार आगे बढ़ा दी। कमलवती खामोश बैठी हुई थी। गालिबन ड्राइवर की वजह से वो कुछ कहना नहीं चाहती थी। थोड़ी देर के बाद कार साहिल पर पहुंच गई। दर हकीकत हमारे इस मकान से साहिल का फासला ज्यादा नहीं था,
बल्कि मकान की एक गैलरी से तो समुंदर बिल्कुल खुला और साफ नजर आता था। लेकिन बाहर हाल उसकी ख्वाहिश थी और हकीकतन इस वक्त मुझे खुद भी यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा था। उसने एक जगह पहुंचने के बाद पाँव से जूते उतार दिए और उसके सफ़ेद पाँव नुमाया हो गए। हर चीज़ को उसकी हैसियत के मुताबिक ही तवज्जो देनी चाहिए। क्या मतलब ये कि ये नम रेत इस वक्त इतनी फरहत देगी कि आप सोच भी नहीं सकते। मैंने भी हंसकर अपने जूते उतार दिए और पतलून के पांचे ऊपर चढ़ा लिए। ये हुई ना बात। मैं तो बस आपके लिबास की वजह से कह रहा था। बार बार लिबास, ये लिबास कोई हैसियत नहीं रखते चरण जी। फिर हम साहिल की रेत पर चहलकदमी करने लगे। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और चेहरे पर बिखर गए थे। इसमें कोई शक नहीं है कि कुदरत ने औरत को एक ऐसा हुस्न बख्शा है कि निगाह कितनी ही हटाने की कोशिश की जाए, लेकिन जहन बार बार इसी जाने मुंतकिल होता है। इससे पहले कमलवती मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी थी। गालिबन ये मौसम का असर था। वो भी खामोश थी। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद उसने कहा, हकीकत यह है कि गोविंद ने आपकी बड़ी तारीफें की थी। वो बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। नहीं, ये उसकी अच्छाई नहीं है तो फिर ये बस आपकी खूबी है। आपने मुझे बिला वजह इतनी अहमियत दी है। बिला वजह नहीं दी चरण जी। मतलब ये है कि आप वाकई इतनी तारीफों के काबिल हैं। देखिए, मेरी बात को खुशामद ना समझिए। अगर वीर जी आपको अपनी फिल्म में मेरे मुकाबिल हीरो लाना चाहते हैं तो इससे वीर जी को फ़ायदा होगा, मुझे कोई खास फ़ायदा नहीं। लेकिन मेरे दिल में यह ख्वाहिश है कि आप वीर जी की पेशकश कबूल कर लें। लेकिन आप मेरी बात तो सुने। मुझे इस सिलसिले में कोई तजुर्बा नहीं है। मैं जो हूं ना। उसने मेरी तरफ देख कर कहा और मैं चौंक कर उसे देखने लगा। वो फिर बोली, हाँ मैं हूं ना। मगर कमल जी, देखिए, इंसान का इंसान पर थोड़ा सा हक हमेशा होता है। मुझे आपके बारे में तमाम तफसीलात मालूम हो चुकी हैं। भगवान ने आपको हर तरह की दौलत से नवाजा है और इसमें सबसे बड़ी दौलत आपके पास हुस्न की दौलत है। अगर किसी के मन में कोई आरजू पैदा हो जाए तो उसे पूरी कर देना ज़रूरी होता है, जबकि अपनी ज़ात पर कोई फ़र्क ना पड़ता हो। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन आप यकीन कीजिए मुझे ये सब कुछ नहीं आता। आप इसकी बिल्कुल चिंता न करें। मैं आपसे फिर कह रही हूं कि मैं हूं। तो फिर मुझे क्या करना होगा? मैंने सवाल किया। कुछ नहीं, आप कुछ नहीं करेंगे। सेट पर जाएंगे, शूटिंग होगी, आपको डायलॉग बताते जाएंगे। आप यकीन करें, मैं आपकी पूरी मदद करूंगी। कमलवती ने कहा, आपने मुझे बड़ी उलझन में डाल दिया है। बिल्कुल उलझन में ना पड़े। और एक बात और भी कहूं, अगर आप वाकई इस पेशकश को कबूल नहीं करेंगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वीर जी जाने और आप। लेकिन मैं आपसे कुछ चाहती हूँ। क्या? आपकी कुर्बत? जी हाँ, मैं ये चाहती हूँ कि मेरा आपका साथ रहे। और सच्ची बात यह है कि इसीलिए मैं आपको इसके लिए मजबूर भी कर रही हूँ। उसके बगैर भी हम मुलाकात कर सकते हैं कमल जी। हाँ, कर तो सकते हैं, लेकिन एक जरिया बन जाए तो क्या हर्ज है। खैर, मैं इस बारे में सोचूंगा। और मेरे बारे में? मेरा मतलब है, मैंने हकलाते हुए कहा और वो हंस पड़ी। क्या लड़कियों की तरह शर्माते हैं आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं? अरे भगवान की सौगंध, नहीं, आपकी ये शर्माई हुई अदा दिल में उतरती जाती है। कमलवती ने मुस्कुराकर कहा, तौबा है कमल जी। नहीं, तौबा नहीं, आप तौबा शिकन है। उसने मखमूर निगाहों से मुझे देखते हुए कहा। फासले से मुलाजिम आते हुए नजर आ रहे थे। ना जाने क्या क्या साजो सामान उठाए हुए थे। यह भी एक दिलचस्प सिलसिला था। जिस साहिल पर हम लोग थे वहां हमारे अलावा इस वक्त और कोई नहीं था। अव्वल तो यह कि आम दिन था और लोग अपनी अपनी मुलाजमतों पर गए हुए थे। दूसरी बात यह कि यह साहिल काफ़ी अलग थलग और रिहायशी इलाके में था, इसलिए इधर आम लोग नहीं आते थे। मुलाजमों ने एक जगह कुर्सियां डाल दी और फिर खाने पीने का सामान उस पर सेट करने लगे। मैंने कहा, आइए चलिए। फिर हम कुर्सियों पर जाकर बैठ गए। बादलों की स्याही बढ़ती जा रही थी और इसने माहौल को और हसीन कर दिया था। कमल ने कहा, आपने तो अच्छा खासा तकल्लुफ कर डाला। जी हाँ, मैंने मुस्कुराकर कहा। क्यों? बस मेरा जो दिल चाहा मैंने किया। ये तो अच्छी बात नहीं है, बुरी बात भी नहीं है। मेरा मतलब है, किसी और का दिल कुछ चाहे तो आप उसे मानने पर तैयार भी नहीं होते। नहीं कमल जी, आप मुझे हुक्म दीजिए। मैं हुक्म देने की पोजीशन में ना जाने कब आऊंगी। उसने कहा, आप हैं? नहीं हूं। मैं अर्ज कर रहा हूं ना कि आप हैं। मान लेंगे आप मेरी बात? जी मान लूंगा। तो फिर मुझसे मिलते रहें, मेरे घर आए। आऊंगा, मैंने जवाब दिया। हम ऐसी ही बेतुकी बातें करते रहे और जब वो चली गई तो मैंने महसूस किया कि वो मेरे दिल पर अपना एक नक्श छोड़ गई है। फिर इसके बाद कमल से मेरी मुलाकातें होती रहीं। यह भी जिंदगी का एक अनोखा तजुर्बा था। वीर जी और दूसरे तमाम लोग भी मुझसे मिला करते थे, लेकिन बहरहाल मैंने उनसे किसी फिल्म में काम करने की हामी नहीं भरी। अलबत्ता कमल से मेरी गहरी दोस्ती हो गई थी। यहाँ तक कि एक दिन वो मेरे पास आई तो उसका कुछ अजीब सा अंदाज हो रहा था। उसकी आंखों में एक बोझलपन था और कमल इतनी खुश नजर आ रही थी जैसे उसने दुनिया की कोई बहुत बड़ी दौलत पा ली हो। वो मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत का इजहार करती रही। उसने इस बात पर खदशे का इजहार किया कि अगर कभी मैंने उसकी तरफ से निगाहें फेर लीं तो वो क्या करेगी। उसने कहा कि वो जिंदा नहीं रहेगी। मैं भी अब उसकी जानिब पूरी तरह मुतवज्जा हो गया था। हमारे दरमियान मुलाकातें जारी रहीं और लोग हमारे बारे में चर्चे करने लगे।
फिर एक शाम अचानक ही धोमा मेरे पास आ गया था। चेहरे पर खुशियां रक्स कर रही थी। बहुत अरसे के बाद मुझे मिला, लेकिन मैंने बहरहाल उसका एहतराम से इस्तकबाल किया। उसकी वजह से मैंने जिंदगी के वो लुत्फ हासिल किए थे जिसका मैं कभी ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं कर सकता था। धोमा मामूल के मुताबिक शानदार लिबास में मलबूस था। मैंने गुरुजी कहकर उसे मुखातिब किया तो उसने मेरे सामने बैठते हुए कहा, हाँ अब मैं तेरे इन अल्फाज पर पूरा पूरा भरोसा कर सकता हूँ। कैसी गुजरी ये बता। बस गुरुजी बहुत अच्छी गुजरी। मानता है ना? हाँ। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, संसार का बादशाह बना दूंगा तुझे, बादशाह। गुरुजी बस आपकी मेहरबानी चाहिए। मगर मेहरबानियां एक तरफा नहीं होती, उसने कहा। मैं समझा नहीं गुरुजी। अब तो गुरु दक्षिणा दे दे। गुरु दक्षिणा? हाँ गुरुजी, मैं आपको अपना सब कुछ देने को तैयार हूं। सोच ले, मेरा ख्याल है आपने अब तक मेरे लिए जो कुछ किया उसके बाद इसकी गुंजाइश नहीं है कि मैं आपकी किसी बात से इनकार कर सकूं। सोच लिया है तूने? हाँ गुरुजी। तो फिर सुन, जो कुछ मैं कह रहा हूं वो सुन। जी गुरुजी बताइए। आज रात को वो फिर तेरे पास आएगी। कौन? कमलवती। जी? मैं चौंक कर बोला। मुझे हैरत हुई थी कि धोमा इस बारे में सब कुछ जानता है। बहरहाल मैंने गर्दन झुकाकर कहा, जी गुरुजी। और आज रात तुझे एक और काम करना है। क्या गुरुजी? आ मेरे साथ, उसने कहा और मैं अपनी जगह से उठ गया। उसकी कोठी के अकबी हिस्से में एक ऐसा बड़ा सा कमरा था जिसमें काठ कबाड़ पड़ा रहता था। वो चीजें जो ज़ाया हो जाती थी वहां मौजूद रहती थी। धोमा मुझे वहां ले गया, लेकिन वो अजनबी जगह मैंने आज पहली बार देखी थी जो धोमा ने मुझे दिखाई। इसी काठ कबाड़ वाले कमरे की एक दीवार में एक दरवाज़ा ऐसे नमूदार हुआ जो इससे पहले मैंने नहीं देखा था। उसने इस दरवाजे के करीब पहुंचकर इसे खोला और मैं हैरानी से उसे देखने लगा। धोमा मुस्कुराकर बोला, पहले तो ये दरवाज़ा नहीं देखा होगा? नहीं गुरुजी। तो आज देख ले, आ मेरे साथ। और इसके बाद वो दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। दरवाजे से अंदर कदम रखने के बाद उसने कहा, अंधेरा है और सीढ़ियां हैं, एहतियात से कदम रखना। सीढ़ियां? हाँ। क्या ये कोई तय खाना है? हाँ। मुझे इसके बारे में पहले नहीं मालूम था, किसी को भी नहीं मालूम था, उसने जवाब दिया और मैं खामोश हो गया। तकरीबन 16-17 सीढ़ियां तय करने के बाद जिस जगह मैं पहुंचा वहां एक अजीब सी ठंडक बिखरी हुई थी। मुझे बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था और मैं नहीं जानता था कि तय खाने में क्या है। लेकिन थोड़ी देर के बाद धोमा ने एक माचिस की तीली रोशन की और फिर माचिस की तीली दीवार में लगी हुई एक मशाल में लगा दी। मशाल की मध्यम रोशनी तय खाने में फैली तो मैंने हैरान निगाहों से देखा कि वो तय खाना तो बहुत वसी और रीज है और जमीन के नीचे नीचे दूर तक फैला हुआ है। धोमा वहां से आगे बढ़ा और फिर उसने 4-5 मशालें थोड़े थोड़े फासले पर रोशन कर दी। तब उन मशालों की रोशनी में मैंने वो हैबतनाक मुजस्मा देखा जो काले रंग का था और उसमें एक अजीब सी चमक थी। वो इस अजीमुशान हॉल के बीचों बीच इस्तादा था और उसके कदमों पर एक बड़ा सा प्याला बना हुआ था। इसके साथ ही एक और अजीब सी ऐसी जगह जो मेरी समझ में नहीं आई कि क्या थी, लेकिन वहां एक और चीज भी नजर आई। ये एक तेजधार हथियार था जिसे तेशा कहा जा सकता है। वो उस जगह रखा हुआ था। मैं हैरानी से ये सब कुछ देखता रहा। धोमा ने कहा, आज तू पहली गुरु दक्षिणा दे रहा है और ये गुरु दक्षिणा देने के बाद तुझ में और भी बहुत सी शक्तियां पैदा हो जाएंगी, समझ रहा है ना? मगर मैं आपको क्या दे रहा हूं? वो मैं तुझे बताता हूं, उसने कहा। हाँ जल्दी बताइए। कमलवती आज तेरे पास आएगी। मैंने अपने बदन के रोंगटे खड़े होते हुए महसूस किए थे। धोमा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट खेल रही थी। आएगी ना? हाँ गुरुजी। बड़े ऐश कर लिए तूने उसके साथ? हाँ गुरुजी। और उसने भी? और तुझे मालूम है वो इससे पहले मेरे प्रेम का दम भरती थी? मुझे नहीं मालूम। तूने देखा है उसे मेरे साथ? हाँ मैंने देखा है उसे आपके साथ गुरुजी। वो कहती थी कि संसार में मेरे सिवा उसके लिए और कोई ऐसा नहीं है जो उसे स्वीकार हो। मुझे ये बात नहीं मालूम, मैं बता रहा हूं तुझे। जी गुरुजी। वो ऐसा ही कहती थी। जरूर कहती होगी गुरुजी। धोखा देती थी वो मुझे, शायद। अब तू है ना जो उसकी इस बात की तरदीद कर सकते हैं। मैं क्या कह सकता हूँ गुरुजी? मेरे सामने झूठ बोलेगा? बिल्कुल नहीं। तो बता, क्या उसने अपने आप को तेरी प्रेमिका नहीं कहा? कहा है। और अपना शरीर तुझे नहीं दे दिया? उसने सवाल किया और मैंने फिर गर्दन झुका ली। बोल, जवाब दे। हाँ गुरुजी। तो फिर इसके बाद क्या मेरा ये हक नहीं बनता कि मैं उसे बदला लूं? जी। बदला? बदला? वो अजीब से लहजे में बोला। गुरुजी मैं क्या कह सकता हूं? तू कह नहीं सकता, कर सकता है। क्या करना होगा मुझे? आज रात उसे इस तहखाने में लिया, उसने कहा और मेरा बदन लरस कर रह गया। मैं पहले ही समझ रहा था कि उसकी आवाज में कोई ऐसी बात है जो मेरे दिलो दिमाग को मुतासिर कर रही है। फिर? और इसके बाद मुझे उसकी बलि दे दे। जी? बलि? कुर्बानी? मगर कैसे? बस तू उसे यहां लिया, इसके बाद जो कुछ होगा वो तू देखता रहना, लेकिन उसकी गर्दन तेरे अपने हाथों से कटेगी। गुरुजी। बालिक, जो कुछ मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है ना तेरे? जी गुरुजी। पहली मांग पर तेरी आवाज में लर्जिश पैदा हो गई। मैंने तुझे क्या कुछ नहीं दे दिया,
मगर गुरुजी, जो लफज मगर है ना, उससे बड़े धोखे का लफज और कोई नहीं होता। कोई अगर मगर नहीं, तुझे ये करना है, बोल, करेगा? मुझे क्या करना होगा गुरुजी? यहां लाना उसे। ये बहुत बड़ी ताकत का बुत है। इस बुत के चरणों में दी जाने वाली बलि बहुत बड़ी अहमियत की मालिक होती है। अब ये बलि तू अपने हाथों से देगा। ये पहला काम है तेरा, तुझे करना होगा। इसके बाद मैं तुझे आगे के काम बताऊंगा। मैं दिल ही दिल में लरसता रहा। ना जाने क्यों मेरा दिल खून होकर रह गया था। कमलवती से इस दौरान मेरे अच्छे खासे ताल्लुकात बन चुके थे। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिलो दिमाग पर हावी होती जा रही थी और मैं बहुत सी पुरानी बातें भूलता जा रहा था। लेकिन अब मुझे यह करना होगा। क्या कहता है तू? नहीं गुरुजी, आपके हुक्म से इनहराफ तो नहीं कर सकता। बस तो फिर जो कुछ मैंने कहा है वो होना चाहिए। चल अब वापस चलते हैं। लेकिन गुरुजी, मैं उसे यह सब कुछ कैसे समझाऊंगा? वो मैं समझा दूंगा, तू चिंता मत कर, उसने कहा और फिर वापसी के लिए कदम बढ़ा दिए। फिर वो मुझे वापस लिए हुए उसी जगह आ गया। उसने कहा, देख, यह दरवाज़ा इस तरह खुलता है। उसने मुझे दरवाज़ा खोलने का तरीका बताया। मगर गुरुजी, वो यहाँ तक कैसे आएगी? क्या मतलब? मैं उसे क्या कहकर यहाँ लाऊंगा, यह भी मुझे बताने की ज़रूरत है। तू अपने दिमाग से काम लेगा। और सुन, जिस अंदाज में तूने मुझसे बात किया वो मुझे पसंद नहीं आया। तुझे तो खुशी खुशी मेरे इस काम के लिए तैयार हो जाना चाहिए था। नहीं गुरुजी, आप ठीक कहते हैं। मेरे दिल में कश्मकश बेशक थी, लेकिन अब खत्म हो गई है। तो फिर मैं चलता हूँ। जो कुछ मैंने कहा है उसे पूरी हिम्मत और जिम्मेदारी के साथ पूरा करना। तू नहीं जानता कि इसके बाद तुझे क्या क्या मिल जाएगा। कुछ देर के बाद वो चला गया, लेकिन मेरे दिल में लाखों वसवसे छोड़ गया था। उसके जाने के बाद मैं अपने कमरे में आया और सर पकड़कर बैठ गया। जो फरमाइश उस कमबख्त ने मुझसे की थी उसने मेरे दिलो दिमाग को हिला कर रख दिया था।